और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रेकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। लोहे की सर्द सलाखें, सूनी आंखें, अपनों से बिछड़ने का दर्द और एक आस, एक कोशिश अपने जीवन को फिर समेटने की कि कई बार किसी गंभीर अपराध के चलते, तो कभी अपनों के द्वारा की गई झूठी शिकायत के चलते, तो कभी समाज से नाराजगी के चलते कुछ ऐसा कर बैठी ये महिला बंदी कि जिंदगी के खूबसूरत पल उन्होंने गुजार दिए जेल की सलाखों के बीच। किस तरह की सुविधाओं या असुविधाओं का सामना कर रही है ये महिला बंदी इन जेलों में, जानेंगे अस्मिता की आज के अंक में। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जो है मृदुला सिन्हा जी, आप पूर्व अध्यक्ष हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की और लेखिका है, स्त्री विमर्श पर काफी कुछ लिखती रहती है। स्वागत करती हूँ मैं आपका मृदुला जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ जो है सुनील कुमार गुप्ता जी, आप लॉ ऑफिसर जेल से हैं, स्वागत करते हैं हम आपका सुनील जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं बालकृष्ण जी, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत करती हूँ मैं आपका अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ी है शीतल सहगल जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं महिला प्रतिरक्षा मंडल में, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको शीतल जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ी है रेणुका कुमार जी, आप काउंसलर हैं, महिला प्रतिरक्षा मंडल से आपका ताल्लुक है, स्वागत करती हूँ मैं आपका रेणुका जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियां जुड़ी हैं और नौजवान जहन हम इन्हें कह सकते हैं, मैं आप सबको भी खुशामदीद कहती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। जेल में कैद ये बोलती तस्वीरें, अंतहे सवाल, कुछ इसे नियति तो कुछ इसे अपनी बदकिस्मती मानकर इस चहार दीवारी में अपनी जिंदगी के दिन काट रही है। ज्यादातर महिला कैदी अपनों की ज्यादती का शिकार हुई है। कम पढ़ा लिखा होना इनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर गया। कानून की कम जानकारी और कचहरी में केस को ठीक से पेश न किया जाना या रिश्तेदारों की झूठी गवाही दे देना सबब बना एक लंबी सजा का। हालांकि जेल में मां के साथ 6 वर्ष तक का बच्चा रह सकता है, लेकिन अगर मां की सजा लंबी है तो 6 साल बाद बच्चे के लिए अलग परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इन सब के बावजूद कई बार जेल के अंदर की परिस्थितियां भी जीने के हौसले को मंद कर देती है। हालांकि कई जेलों में सिलाई केंद्र और कई ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं ताकि ये बाहर निकलकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। वहीं एक और पहलू जो विचलित करता है वो है समाज का इनके प्रति रवैया। समाज में वापस लौटने पर इन्हें स्वीकार किए जाने से लोग हिचकिचाते हैं और फिर इनकी जिंदगी में शुरू हो जाता है संघर्ष का एक और दौर। क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि सजा काटकर आने के बाद हम खुले दिल से उन्हें स्वीकार करें और उनके जख्मों को कुरेदने के बजाय उनके जीवन को संवारने में पहल करें? महात्मा गांधी ने कहा है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। सलाखों के पीछे की जिंदगी देखकर भी यही एहसास हो रहा है। न जाने किन परिस्थितियों में पड़कर ये अपराध कर बैठी, न जाने किन परिस्थितियों में पड़कर ये गुनहगार बन गए। हालांकि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदम से यही एहसास हो रहा है कि हो सकता है जब ये यहाँ से बाहर जाए तो एक अच्छी जिंदगी बिता सके। अस्मिता के लिए कैमरा पर्सन संघमित्रा के साथ प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। और मेरा सबसे पहला सवाल मृदुला जी आपसे, काफी अरसे से आप लिख रही हैं इस तरह के विषयों पर, आपने काम भी किया है इस तरह के मुद्दों को लेकर। किस तरह की स्थिति आप पाते हैं महिला बंदियों की, अगर हम पूरे भारतवर्ष के जेल में बंद इन औरतों की बात करते हैं तो? ऐसा है कि जो जेल के अंदर ये जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष, जेल बना क्यों है? जेल इसलिए बना है कि किसी ने यदि कोई अपराध किया जो क्षम्य नहीं है
तो सबसे कठिन सजा जेल की है, उसमें भी सेल की है, जो भी है। तो यह एक प्रकार से सजा है और जेल के नाम से हर व्यक्ति डरता है, भागने की कोशिश करता है, वहां नहीं जाए, बचने की कोशिश करता है भागने। और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो बंदी तो दोनों हैं, स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष में थोड़ा सा ये अंतर है कि स्त्रियों के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, वो घर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है। तो और ऐसे हालत में यदि उससे कोई गुनाह हो गया और जेल जाती है तो उसके पीछे वह सब कुछ छोड़ के जाती है, तो उसे मुझे लगता है पुरुषों की तुलना में ज्यादा कष्ट होता है मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी उसके ऊपर बहुत अधिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो टूट कर ही अंदर जाती है, बहुत असर्टिव हो जाती है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ अनकहा आपको विचलित करता है। सुनील कुमार गुप्ता जी हमारे साथ। अगर हम इन महिला बंदियों की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और निजी सम्मान काफी अहम हो जाता है। किस तरह से ये अपने अधिकारों के लिए अपील कर पाती हैं या उनके जो अधिकार है उनको जेलों में किस तरह से सम्मान दिया जाता है या उनकी रक्षा की जाती है? देखिए, जो जेलें बनी है, जो जेलों के जो कानून है, प्रिजन एक्ट बना हुआ है, उसे बड़ा क्लियर कट है जो लिखा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हुआ है, बड़ा क्लियर कट है कि कोई भी प्रिजनर अगर जेल में है उसके सारे राइट्स जो है इंटैक्ट रहते हैं। खाली एक राइट टू लिबर्टी जो है, जो मूवमेंट का राइट है, वो आपका जो है कर्टेल हो जाता है। हमारी कोशिश ये होती है जेलों में कि जो आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी जो बाहर एंजॉय करता है, उसकी वो वाली सारी सुविधाएं जो अंदर मिलें। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सभी जेलों में जो है राउंड द क्लॉक मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं सभी जेलों में। ये उसमें प्रिजन एक्ट में प्रोविजन भी है। इसके अलावा एजुकेशन का है। एजुकेशन में तो कई जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की जिसमें उन्होंने कंपल्सरी किया हुआ है महिला बंदियों के लिए, जो एडल्ट एंड प्रिजनर होते हैं 18 से 21 साल वाले होते हैं, उनके लिए एजुकेशन को कंपल्सरी किया हुआ है। अच्छा। ऐसे जो दूसरे अधिकार है, हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल जेल में उसकी वो सामान्य जिंदगी बीते जैसे उसकी घर में बीत रही थी। बस बाकी है कि जो घर से जो अलग रहना, वो तो एक पीड़ा अपने में है ही। बालकृष्ण जी हमारे साथ, काफी सालों से आप केसेस लड़ रहे हैं महिला बंदियों के। किस तरह के केसेस आपकी नजर से गुजरे और जब हम मानवाधिकार के स्थगन की खबरें सुनते हैं कई बार, आपकी राय क्या है? जहाँ तक केसेस का सवाल है, भिन्न प्रकार के केसेस करने का मुझे मौका मिला है और मैं समझता हूँ सभी प्रकार के केसेस में महिलाएं अपराधी रही हैं। वो अलग बात है कि उनको फंसाया गया है या रियलिटी है, उसमें सच्चाई है। और जहाँ तक उनके निवारण का सवाल है तो कानून उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हमारे सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी मैंने इससे पहले भी चर्चा हुई थी, सहगल जी बैठी हुई है कि इनकी एक प्रतिरक्षा, महिला प्रतिरक्षा है, वो भी बहुत कुछ जेलों में जाकर के लेटेस्ट केस जो आपने अभी किया हो उसके बारे में बताइए। अभी लेटेस्ट केस एक महिला को किया था कि एक महिला की, एजिड महिला की बहू जल करके मर गई। उस महिला का नाम है शीला कौर, जो प्रतिरक्षा मंडल की जो जनरल सेक्रेटरी बैठी हुई है सहगल जी, इन्होंने इन्हीं की संस्था से वो मेरे पास आया था। तो उसमें बहुत अच्छा बयान था मरने वाली का, लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला को 3 साल के आसपास जेल में रहना पड़ा, जो बड़ा दुखदायी था उसके लिए। और हम जैसे लोगों को देख करके बड़ा दुख होता था उसे कि स्टेटमेंट है मरने वाली का, उसके बावजूद जेल में, इसका बड़ा दुख हुआ। वो अलग बात है कि कई बार आपको ऐसा लगा कि बहुत से लोग बिला वजह ही इस तरह के केसेस में फंसा दिए गए? ये बात सच है कि बहुत सारे हम केसेस देखते हैं कि महिलाएं कुछ लोगों का शिकार होती हैं, साजिश का, कि लोग साजिश करके उनको अंदर भिजवा देते हैं और उस स्थिति में महिला को बहुत कष्ट होता है। शीतल सहगल जी हमारे साथ। शीतल सहगल, महिला प्रतिरक्षा मंडल से आप आती हैं, काफी काम कर रही हैं महिला बंदियों के लिए। किस तरह के काम आप लोग करते हैं और कितनी हद तक आप मदद पहुंचा पाते हैं लोगों को? देखो, जेल में तो हमने एक तो कंडेंस कोर्स खोल रखा है प्राइमरी लेवल का, जो औरतें आती हैं बिल्कुल अंगूठा छाप, कुछ नहीं लिख सकती, उनको हम 2 साल में 5वीं क्लास करवाते हैं। ज्यादा करके वो औरतें हैं कि अपने मकान पे अंगूठा लगाया है,
किसी कोई झोपड़ी है उसके फेवर में लिखवा लिया, तो उनको हम इस लायक कर देते हैं तो कम से कम पढ़ के साइन करें। अगर पढ़ नहीं सके तो किसी से पढ़वा लें, इतनी अकल तो होनी चाहिए 5वीं करके, जिससे यह है कि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। 2 साल हमारा 8 बैच निकल गए हैं, अब नवा बैच हमारा अक्टूबर में फिर शुरू हुआ। हम 93 से शुरू किया हुआ है जेल में। और दूसरा हमारे पास काउंसलिंग सेंटर है, 4 काउंसलर हैं हमारे पास, जिसमें एक रेणुका है, 3 और काउंसलर हैं। ये इनका जो बंद होके आती हैं औरतें, मुलाजाबाद में हमें ऑफिस दे रखा है जेल वालों ने, वो हमारे ऑफिस में सुबह आती हैं, आके वो लिखाती हैं अपना केस। कई डिप्रेशन में होती हैं, कई को घर में पता ही नहीं होता कि वो जेल में पहुंच गई हैं, कईयों का ये होता है कि उनके बच्चे सड़क पे छोड़ के आ गई हैं। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि उनके बच्चे कहाँ छूटे हैं, चाहे वो सड़क पे हों, चाहे वो हनुमान मंदिर के पास छोड़ आती हैं, हम वहां से ढूंढते हैं उन बच्चों को। काफी बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। रेणुका जी हमारे साथ है। रेणुका जी, जैसे कि शीतल जी ने बताया कि काउंसलर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। वो औरत जो किसी न किसी अपराध के तहत जेल के भीतर लाई जाती है, सोचने समझने की शक्ति तो कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से खत्म हो चुकी होती है। उस वक्त एज ए काउंसलर आपका रोल कितना अहम हो जाता है और आप किस तरह से उनको मदद कर पाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट एनजीओ है जिसने जेल नंबर 6 में अपना रोल अदा किया है एफसीसी चलाकर। और एक ये बताना चाहूंगी कि एफसीसी जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, बाहर उसका जो दायरा है वो दूसरा है और अंदर एफसीसी जो है उसका दायरा दूसरा है। क्योंकि बाहर जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो आप बिठा के आराम से उनको समझा सकते हैं, लेकिन अंदर जब लेडी आ जाती है, इसलिए जाने अनजाने जो भी क्राइम से हो जाता है, तो अंदर आने के बाद वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में होती है कि ये मुझसे क्या हुआ, या मैं एकदम समाज से कट गई हूँ और मेरे बच्चे परिवार सब हट गए हैं, और हो सकता है फैमिली मेंबर्स हमसे आकर ना भी मिले। तो इस बीच में वो कुछ कहने या समझने की सोच शक्ति तो उसकी खत्म ही हो जाती है। और काउंसलर्स का रोल ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बुलाकर पर्सनली उनसे बात करते हैं और धीरे धीरे उनसे मोटिवेशन और रैपिड अपना डेवलप करते हैं। कैसे होते हैं केसेस में हमने डिफाइन किया हुआ 302 केसेस होते हैं। मर्डर का होता है 376 है, अपहरण और बलात्कार का केस, और चोरी के होते हैं 107/51 और 498 डाउरी डेथ और डाउरी केसेस में जो आते हैं एनडीपीएस केसेस होते हैं। और इस तरह से हमने केसेस को डिफाइन किया हुआ है। कुछ मिसलेनियस केसेस भी हैं और कुछ जो लॉन्ग पीरियड के केसेस होते हैं। परेशानी दिखती है, दर्द दिखता है आपको जी, उनको दुख होता है कि उनसे गलतियां हुई हैं? दुख होता है, इमोशनली अगर हम अटैच हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन इमोशनली के साथ हमें प्रोफेशनली भी जुड़ना पड़ता है कि अगर इमोशंस के साथ हम काम करेंगे तो शायद प्रोफेशनली हम काम नहीं कर पाएंगे उनके साथ। लेकिन हम बेशक जिंदगी में कुछ गलतियां या आरोपों के चलते बंदी की जिंदगी ये बिताती हैं, समाज में रहते हुए भी एक अलग समाज का हिस्सा। यहाँ जेल के अंदर एक अलग दुनिया, बाहरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल जुदा। हैरत की बात ये कि ये इस 4 दीवारी के अंदर वो बाहर की दुनिया की पूरी खबर रखती है, लेकिन क्या हम जान पाते हैं कि वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रही है? लेने का एक छोटा सा ब्रेक रहेगा। आप अस्मिता के साथ हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।